तो एक ड्रीम है एक बच्चे का कि भाई उसे सेना में जाना है और पेपर होगा एनडीए 1 2026 में। तो भाई हम पेपर देंगे और पेपर में भाई साहब बवाल मार्क्स आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा और हम अफसर बन जाएंगे। सपना तो बहुत अच्छा है बट हकीकत कुछ और है। उसके लिए बहुत ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा। और भाई पेपर जब आता है यूपीएससी एनडीए का तो इतने ढेर सारे सब्जेक्ट्स और उसमें एक बहुत बड़ा हवा सब्जेक्ट जो सबको डराता है वो होता है इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश एक इकलौता सब्जेक्ट जो 200 मार्क्स देता है। 200 पूरा मार्क्स एक अकेला सब्जेक्ट दे रहा है। 50 क्वेश्चंस हैं। क्या हमारी प्रिपरेशन अच्छी है? भाई देखो, स्टार्ट जब बच्चा करता है तो उसका मोटिवेशन, उसका जोश, उसका जुनून रिकॉर्ड तोड़ होता है, यानी आसमान फाड़कर। पर जैसे जैसे एग्जाम नियर आता है, करीब आना शुरू होता है, डर का माहौल बनने लगता है। और इंग्लिश से डर तो बेटा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना उनको भी लगता है। और तुम में से बहुत से बच्चे तो हिंदी मीडियम के, बहुत से बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमजेएस के प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश का रोड मैप तुम्हारे एनडीए 1 2026 के लिए कैसा होना चाहिए। तो मैं हूं कामायनी और आज मैं डिस्कस करूंगी कि क्या आपने अपनी जो इंग्लिश की प्रिपरेशन की है क्या वो सही है, जो दिशा आपने पकड़ी है, जो सोच आपकी है क्या वो सही है, गलत है, और आपको क्या कैसे करना चाहिए। द कंप्लीट रोड मैप to your preparation for NDA 1 2026 English। तो भाई इंग्लिश एज आई सेड बहुत डराती है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि 200 मार्क्स देता है जबकि क्वेश्चन सिर्फ 50 होते हैं। एक अकेला सब्जेक्ट इतने मार्क्स लेके बैठा है। साइंस में मैम, साइंस में भी 200 मार्क्स होते हैं। हाँ होते हैं बेटा, लेकिन वहाँ 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तुम्हारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो डिवाइड हो जाता है। बट यहाँ तो इकलौता एक ही सब्जेक्ट 200 मार्क्स लेके बैठा है। और इसी से ये पता लगता है कि वेटेज कितना ज़्यादा है। जब हम लोग गैट के पेपर की बात करते हैं तो सेक्शन ए होता है लैंग्वेज का, और लैंग्वेज इंग्लिश होती है। सेक्शन बी में गैट के बाकी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें तुम्हारा साइंस और सोशल साइंस अलोंग विद करंट अफेयर पूरा का पूरा उसी में कहते हैं ना समा जाता है। और भाई इंग्लिश में कितना पढ़ना है? भाई इंग्लिश में आदि से अनंत तक पढ़ने वाला हाल हो जाता है। क्यों? ग्रामर आएगा पेपर में। इन 50 क्वेश्चंस में क्या ग्रामर दे रहा है? हाँ देगा। वोकैब्युलरी पूछेगा, हाँ पूछेगा। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब कुछ पूछता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस भाई का फेवरेट है। भाई बोले तो बड़ा भाई यानी यूपीएससी बाप ऑफ ऑल। रीडिंग स्किल्स आनी चाहिए। कभी क्लोज टेस्ट दे देता है, कभी पैसेज दे देता है, तो ये भी स्ट्रांग होना चाहिए। और भैया मिसलेनियस केसेस की तो क्या ही कहें। क्या हमें ये पता है कि 2023-2 में एनडीए का पेपर अचानक बच्चे के लिए थोड़ा सा हृदय का झटका दे गया था। एक मिनी हार्ट अटैक, दिल की धड़कनें यकायक रुक सी गई थी, सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। रीजन बहुत सिंपल, भाई ये पेड वर्ड्स क्या है, इससे पहले तो कभी नहीं आया। और 2024-1 में जब अचानक पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया, भाई पूछा जाता है सीडीएस में, अब की एनडीए में आ गया। तो इस तरह के कुछ कुछ केसेस आते रहते हैं जो बच्चे को झटका दे जाते हैं। तो हमारे पास ये तो बहुत अच्छा लगता है कि 200 मार्क्स का एक सिंगल सब्जेक्ट है, 50 क्वेश्चन है। अरे भाई 4 क्वेश्चन हर मार्क्स में, हर क्वेश्चन पे मिलना है 4 मार्क्स, भाई मजा आ जाएगा, हम कर लेंगे। शुरू में सबको यही लगता है, और जब एग्जाम के दिन नजदीक आने शुरू होते हैं तो भाई कहा ना, डर का जो माहौल है वो अलग लेवल चला जाता है। तुम्हारे पास कहते हैं ना बाकी सब्जेक्ट्स बताते हैं कि इसमें इतना पढ़ना इतना पढ़ना, यहाँ ये सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ बोले तो सब कुछ, तब जाके वो मार्क्स हमें मिलते हैं। तो भाई दूर से बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन निकट आते आते चीज़ें बदल जाती हैं। और क्या तुमने, अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, वाकई तुम्हारा सपना है, तो क्या तुमने इस तरह से फेज वाइज अपने आप को सेट किया है? क्या तुमने माइंड में, और क्या तुम्हारा टाइम टेबल इस तरह से सेट है या नहीं सेट है? अगर तुम वाकई में एक अच्छा एस्पिरेंट हो, एक ट्रू एस्पिरेंट हो, तो ये तुम्हारे पास अभी से बना हुआ होना चाहिए।
तो भाई तुम्हारा फाउंडेशन बिल्डिंग हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए अक्टूबर टू दिसंबर। मैंने क्यों अक्टूबर कहा, क्योंकि सितंबर अब नियरली जा ही रहा है, तो अब कुछ जो दिन बचे हैं उसमें थोड़े बहुत हॉलीडेज हो जाएंगे, फेस्टिवल्स हो जाएंगे। तो मुझे पता है भाई साहब अभी रिलैक्स कर रहा है बच्चा, उतना फोकस नहीं करेगा, फाइनली तुम अक्टूबर से ही बैठोगे। तो अक्टूबर टू दिसंबर तुम्हारा ये फाउंडेशन बिल्डिंग में हमें क्या क्या आना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हमारे पेपर में आती हैं। क्या हमें कंप्लीट ग्रामर आता है, क्या हमें अच्छे से वोकैब आती है, क्या हमें नुआंसेस आते हैं हमारे ग्रामर के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के, क्या हम रिकग्निशन ऑफ स्पीच कर पाते हैं, क्या हमें नरेशन और एक्टिव पैसिव दोनों अच्छे से आता है, और पैसेज, रीड बिटवीन लाइन्स या सिंपल, फिल इन द ब्लैंक सिंपल यानी वन सेंटेंस वाले या पैसेज वाले, एम आई एबल टू डू एवरीथिंग, ये सब तुम्हारी यहाँ पे हो जानी चाहिए। उसके बाद आती है इंटेंसिव प्रैक्टिस। नेक्स्ट 2 मंथ्स भाई जितने PYQ हैं, यानी क्या तुमने PYQ पिछले 10 साल के कर लिए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, और इसके साथ क्या आपने MCQs भी लगाए हैं। कंप्लीट रिविजन एंड मॉक एंड में तुम्हारा मार्च अप्रैल सिर्फ इसके लिए डिवोटेड होना चाहिए। अगर तुमने अपनी स्टडीज इन 3 फेजेस में डिवाइड कर ली है, तुमने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं तो नाउ इज द टाइम। बेटा आखिरी में जब बच्चा आता है, मैम 1 हफ्ते में इंग्लिश पढ़ा दीजिए, बेटा 1 हफ्ते में तुम खुद सोचो इतनी इंग्लिश कैसे पढ़ाई जा सकती है। वैसे भी एक फॉरेन लैंग्वेज है, वैसे भी आपने बहुत पहले से इंग्लिश पढ़ना छोड़ दिया है। तो अब जब तक आप ये नहीं करोगे, ये प्लानर नहीं लेके चलोगे, आपके लिए इंग्लिश का जो वो 200 मार्क्स है ना, वो ट्रिकी हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप सिलेबस ओपन करते हो, तो देखो साइंस में लोग बताएंगे आपको, ठीक हमारे अपने साइंस मेंटोर्स बताते हैं कि भाई गैट में जब हम साइंस की बात करें तो लेट्स से 9, 10, 11, 12 मतलब इतना पकड़ लीजिए, NCERT वगैरह पढ़ लीजिए और तुम्हारा हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। बट यहाँ पे सिलेबस इंग्लिश का कौन सी किताब, मतलब NCERT उठानी चाहिए या एग्जाम्पलर उठाना चाहिए या अन्य बहुत सी किताबें जो मार्केट में हैं। अगर देखा जाए तो इंग्लिश का सिलेबस क्लास 5th, यस यू हर्ड इट राइट, आपने नाउन कब पढ़ा था, इनफैक्ट क्लास 2nd और 3rd में आपने नाउन प्रोनाउन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। 4th तक आते आते आप नाउन प्रोनाउन में डिफरेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड बेसिक ऑफ टेंसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई वहां से शुरू होके 12वीं तक का, यस 12वीं तक का इंग्लिश आ रहा है। तो क्या तुमने इतना सिलेबस, क्या तुम्हें पता भी है? वहाँ पे जब आप UPSC की वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ सिलेबस में लिखा होता है, ठीक एकदम डिटेल में, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, ग्रामर के बेसिक एंड एडवांस आएगा, वोकैब्युलरी आएगा, वो सारी चीज़ें जो हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में आपको लिख के दी, ये सब वहाँ लिखा हुआ है। लेकिन क्या आपने अलग अलग उसको डिवाइड करके ठीक से समझा है? क्या आपने पढ़ा है? क्या आपको याद हैं चीज़ें? आपको क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता है? कौन सा टॉपिक अब रीसेंट में, क्योंकि तुम NDA 1 2026 में एग्जाम दोगे, तो वेटेज किस टॉपिक का है? क्या तुम्हारे में नरेशन आएगा या एक्टिव पैसिव रिपीट होगा? क्योंकि एक्टिव पैसिव आपकी पहली बार NDA 2 2025 में आया था, तो क्या 26 में फिर से देने वाला है? क्या वो डिस्कोर्स मार्कर्स देगा, क्या वो सिनोनिम देगा, या वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स देगा, कंफ्यूजिंग में होमोफोन्स वाले देगा, या जैसे अब की आए थे दिएगा? तो भाई आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास नोट्स होने चाहिए, चैप्टर वाइज नोट्स अभी से, इनफैक्ट दिसंबर तक आपके चैप्टर वाइज नोट्स अलोंग विद माइंड मैप। माइंड मैप पे मैंने क्यों अलग से, देखो रेड से लिखा है, स्ट्रेस किया है, रीजन सिंपल है। जब आप एंड में रिवीजन करोगे, ठीक उधर जब करोगे फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, तो आप रिवीजन कैसे करोगे? इतना मोटा सा एक पोथा बन गया है तुम्हारे नोट्स का,
क्योंकि तुमने अभी से लिखा है। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, नहीं लिखा है, कुछ नहीं बनाया, तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा एंड में। फिर आप कहते हो 4 दिन में इंग्लिश पढ़ लेना है, तो उससे नहीं हो सकता। लेकिन आपने अगर शुरू से बनाया है तो आपके पास एक मोटा सा, इनफैक्ट एक नहीं 3-4 रजिस्टर्स हो जाते हैं। तो आप पूरा, अब आपको एक क्वेश्चन देखना, अब आप पलट रहे हो रजिस्टर नहीं, तुम्हारे पास माइंड मैप होना चाहिए। मैम माइंड मैप क्या होता है? बेटा ये होता है कंसाइज करना किसी भी एक चैप्टर को एक मैप के थ्रू। जैसे एक मैप होता है, मैप क्या होता है कि भाई दुनिया इतनी बड़ी है, पर मैप में इतने से कागज के टुकड़े पे वहाँ पे आराम से दिखाई जा सकती है। ठीक, हमारे वहाँ अश्विनी सर फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इतने से मैप में सब कुछ बता देते हैं। तो आपको हर चैप्टर का माइंड मैप 1 से 2 पन्ने में कंप्लीट रिवाइज करना हो, उठाया, अच्छा ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और काम बन गया, ताकि तुम्हें 50 पन्ने एक चैप्टर के लिए इधर उधर डोलने ना पड़े। दूसरी चीज, क्या तुमने MCQs किए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PYQs, अभी मैं PYQs की बात नहीं कर रही हूँ। MCQs यानी जब आपने एक चैप्टर किया, उससे रिलेटेड जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं आपने लगाए। आपने नेक्स्ट चैप्टर किया, पहला चैप्टर मान के चलो तुमने नाउन किया, तो नाउन से रिलेटेड क्या तुमने 150 क्वेश्चंस करे। उसके बाद तुमने उससे रिलेटेड PYQ किया, उसके बाद तुमने किया MEQ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर ये चीज सीक्वेंस में, सीरीज में, एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हम इसे कहते हैं। हमने नाउन उठाया, हमने MCQs किए, फिर उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड PYQs के बाद कि भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, इसे हम कहते हैं कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपका बनता है। क्या आपने ये चीज कंप्लीट की? और अगर आपने कंप्लीट की तो बेटा तुम्हारे 200 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन भाई इस लेकिन में बहुत से किंतु परंतु हैं, तो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये सारी चीजें कैसे करनी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है तुम्हारा टाइमली रिविजन। अगर तुमने टाइमली रिविजन ही नहीं किया है, तुमने नोट्स बनाए ही नहीं, तो तुम रिवीजन कैसे करोगे? तुमने MCQ लगाए नहीं तो PYQ समझ नहीं आएगा, और ये दोनों नहीं हुए तो भाई साहब MEQ क्या होगा? तो कौन सा रिवीजन? और मल्टीपल मॉक्स उसके बाद देने। मल्टीपल मॉक्स की जब हम बात करते हैं तो एक बच्चा सोचता है अच्छा ठीक है, मैं कोई मॉक टेस्ट सीरीज ले लूं, वहां पे 50-50 क्वेश्चन का होगा इंग्लिश का, हम कर लेंगे। होंगे भाई कम से कम, चलो 20 तो मॉक देगा कोई, तो 100 क्वेश्चन अपने हो गए, या उससे ज़्यादा जो भी आपके बनते हैं। ठीक कि 50 क्वेश्चन हैं और 20 तुम्हें दिए गए हैं, तो 1000 क्वेश्चन, ठीक, और हो जाएगा। बेटा तुम्हें लगता है कि सिर्फ 1000 क्वेश्चन करके तुम्हारा 200 मार्क्स क्लियर हो सकता है? इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, बट दैट ड्रीम विल नेवर कम ट्रू। क्यों? क्योंकि आपने चैप्टर वाइज नहीं किया है। तुम्हें करना है चैप्टर वाइज ये सीरीज पूरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद तुम करते हो फुल लेंथ मॉक। तो इन दोनों का कॉम्बो चलना है। अगर ये कॉम्बो नहीं है तो तुम्हारे लिए वो 200 मार्क्स बहुत दूर का काम है। ठीक, अपने सपने को पूरा करने के लिए बच्चे मेहनत हमें अभी से करनी पड़ती है। जब किसान फल या सब्जी उगाता है या कोई भी अनाज वगैरह पैदा करता है, तो ऐसा नहीं कि अच्छा सीधे एक दिन जाएंगे और खेत में जाके गन्ना काटेंगे, गेहूं काटेंगे। भाई उसके पहले कितने दिन बीज बोइए, फिर उसमें पानी दीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक, एग्रीकल्चर में जितनी होती हैं, आप में से बहुत से बच्चों को मुझसे ज़्यादा पता है इनफैक्ट, करने के बाद आप एक छोटा सा पौधा कहीं उगा पाते हो, तब जाके आपको फल फूल सब्जियां इत्यादि मिलती हैं। वही चीज़ यहाँ है। आपको 200 मार्क्स अगर चाहिए तो आपको फेज 1 अभी से स्टार्ट करना, और उसमें ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और अगर इनमें से कोई भी चीज़, मैम हम नोट्स ना बनाएं, हम नोट्स ना लिखें, आप दे दीजिए, हाँ ठीक है हम दे देंगे बच्चे, बट द प्रॉब्लम इज जब तक आपने खुद नहीं लिखा होगा, खुद एक माइंड मैप नहीं बनाया, तो फिर आप कैसे कंप्लीट करोगे? और अगर आपने ये नहीं किया तो आप ये नहीं कर पाओगे। और जब आपने MCQ, PYQ, MEQs नहीं किया तो बेटा फुल लेंथ या चैप्टर वाइज मॉक कैसे दोगे? लास्ट मोमेंट पे 10-20 सेट, ठीक, 50 जो है ना क्वेश्चन के 10-20 सेट यानी 1000 क्वेश्चन लगाने से 200 मार्क्स। NDA जैसे एग्जाम में हो सकता है, किसी अन्य एग्जाम में ऐसा हो भी जाता हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है।
और सबसे बड़ी समस्या जो आजकल आती है, कई बार बच्चा कहता हाँ चलिए मैम आपने बता दिया, अब आपने बता दिया, अब हम आपके कहे अनुसार इसी तरह से करेंगे, हम ये पूरा अपना सिलेबस लेके चलेंगे मैम, हम फेज वाइज लेके चलेंगे, और मैम आपने अब लिखवा दिया है, अब हमने कॉपी कर लिया है, अब हम कर लेंगे। यस, बट होता वही बात है, बोलना बहुत चीज़ आसान होती है बट किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा चाय जो है ना, चाय पत्ती डाली जाती है, दूध डाला जाता है, शक्कर डाला जाता है, पानी सबसे पहले डालते हैं, थोड़ा बहुत चाय मसाला अदरक अदरक डाल दीजिए, चाय उबालिए और चाय तैयार। सुनने में लग रहा है भाई साहब कितना सॉर्टेड है, बट जब बनाने जाइए पहली बार जब कोई चाय बनाता है तब समझ में आता है कि एक्चुअली इट्स नॉट दैट इजी। उसी तरह से ये चीज़ें जब आप नॉर्मली टीचर से सुनते हो आप मोटिवेट हो जाते हो, आप खुश हो जाते हो, अब मिल गया माइंड मैप, अब मिल गया रोड मैप, अब मिल गए नोट्स, अब मैं कर लूँगा। बट सबसे बड़ी परेशानी तुम लोगों की जनरेशन की, यू हैव सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल यू स्टडी। पढ़ते समय किसी भी बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें बहुत बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनती। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो भाई साहब तुम्हारा जान से प्यारा, हाँ सबसे प्यारा दुलारा, जिसके आगे तुम अपने घर वालों माता पिता भाई बहन को भुला देते हो, माँ आवाज़ लगा रही तुम्हें मतलब नहीं, विच इज़ योर मोबाइल फ़ोन। यस, मोबाइल फ़ोन कैन बी वेरी गुड अगर हम इसे एजुकेशनल पर्पस फॉर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करें तो हाँ अच्छी भी चीज़ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या तुम इसका यूज़ सिर्फ लिमिटेड कर पाते हो कि जब तुम पढ़ने बैठे हो तो तुमने तुरंत भाई साहब ख़त्म कर दिया और उसके बाद अब सिर्फ पढ़ना है? नहीं, मोबाइल तो फिर भी साथ रहेगा। इनफैक्ट आजकल बहुत से बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं और ऑनलाइन में तो मोबाइल के ही थ्रू पीडीएफ आ रही है, ऑनलाइन में टीचर मोबाइल पे ही होमवर्क दे रही है, मोबाइल के ही थ्रू ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ये तुम्हारे हाथ में, और ये अपने आप में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनता है। बैकग्राउंड नॉइज़, मैम हम मोबाइल से नहीं पढ़ते, आप बताइए, हम किताब ले लेंगे, हम कॉपी से पढ़ेंगे। बेटे आप घर में बैठे हैं, पीछे बगल वाले कमरे में आपका छोटा भाई या बहन खेल रहा है, कोई कुछ बातें हो रही हैं, टीवी चल रहा है, कहीं कोई म्यूज़िक चल रहा है, और वो कहीं ना दिमाग को हिट कर रहा है। वो जो हमारे बैकग्राउंड की नॉइज़ होती है, हमें लगता है कि नहीं नहीं हो जाएगा मैनेज। बच्चे हमसे नहीं मैनेज हो रहा तो तुम तो अभी बहुत वाकई में बच्चे हो। मल्टीटास्किंग माइंडसेट, भाई ये तो अलग खतरनाक लेवल की चीज़ है। आप इंग्लिश बैठ के पढ़ रहे हो, आज आपने कहा हाँ भाई माँ ने बता दिया, मैम ने बता दिया, कमाइनी मैम आई थी, उन्होंने पूरा रोड मैप बताया है, अब हम शुरू करेंगे। उसके बाद यार लेकिन साइंस भी तो करनी है और एसएसटी भी है, 200 इंग्लिश के पास है, 200 साइंस के पास है और 200 ही एसएसटी के पास है। अच्छा लाओ ज़रा थोड़ी देर ज्योग्राफी पढ़ लें, नहीं नहीं प्रशांत सर ने नोट्स भेजे थे, लाओ उसको भी पढ़ लें। ये जो मल्टीटास्किंग माइंडसेट आपका होता है ना, ये बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि आप एक जगह टिक के एक सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करके वहाँ पे काम कंप्लीट करके तब आगे बढ़ना है, ये नहीं करते हो। आपका दिमाग सब तरफ दौड़ता है। और कई बार तो मल्टीटास्किंग माइंडसेट में ये भी आ रहा होता है कि आप एक लेक्चर ऑनलाइन देख रहे हो, यहाँ से आपका मोबाइल ही है उसी में देख रहे हो, और यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आई और आपने अच्छा लाओ ज़रा एक सेकंड देख लें। है भाई ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। लैक ऑफ स्टडी एनवायरनमेंट, नॉट ऑल होम्स नॉट ऑल प्लेसेस, बट कई बार बच्चे हम लोगों के पास आते हैं, यहाँ ऑफलाइन में बच्चा आता है, ऑनलाइन के बच्चों से भी हम लोगों की बातचीत फ़ोन के थ्रू, वीडियो कॉल, जूम मीटिंग के थ्रू होती है। मैम हमारे गांव में ना कोई इंग्लिश बोल ही नहीं पाता है, हमारे माता पिता नहीं बोल पाते, भाई बहन नहीं बोल पाते, हमारे एरिया में कोई नहीं बोलता और हम प्रयास करते हैं, लोग मजाक बना देते हैं। I understand that, beta. I truly understand your problem, your quandary that you are in that complex situation. Lack of study environment होता, आप बढ़ना चाहते हो, लोग पीछे से टांग खींच रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी एंड ये भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि बच्चे ही हो, बार बार अगर मुझे भी कोई पोक करे तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। तो आप तो एक छोटा ही बच्चा हो अभी। एंड ओवर रिलायंस, अब आते हैं हमारे अर्बन कैटेगरी के जो बच्चे आते हैं,
ओवर रिलायंस ऑन एआई गूगल, क्योंकि आपकी जनरेशन इसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा डाउट एआई हो और चाहे हमारा गूगल हो और चाहे वो चैट जीपीटी, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, ये सर्च इंजन्स हैं और सर्च इंजन में आपको करेक्ट प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। आपने गलत प्रॉम्प्ट दिया, वो आंसर गलत देगा। गूगल, आपने एक क्वेश्चन पूछा, वो मल्टीपल साइट्स ओपन करता है, कौन सी साइट पे सही इंफॉर्मेशन है, सही आंसर है, ये तो तुम्हें पता ही नहीं है। फिर तुम ढूंढ रहे हो, फिर तुम स्क्रॉल करने लगे हो, जहां तुम स्क्रॉल करने लगे तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए। और कभी कभी तुमने, ठीक है, एक ही साइट ओपन की, तुमने पढ़ा और वहां आंसर गलत दिया है, क्रॉस चेक करने की कोई गुंजाइश नहीं। नहीं मैम, हम ना कई मल्टीपल साइट्स पे देखते हैं, फिर हम यूट्यूब पे जाके वीडियो चेक करते हैं, फिर हम किताब भी देखते हैं। बेटा, इतना समय है तुम्हारे पास? भाई नमन है अगर तुम्हारे पास इतना समय है। ये एक इम्पॉसिबल स्थिति हो जाती। तुम्हें कैसे पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है? एंड ऑफ कोर्स भाई, कंपैरिजन, ये सबसे बड़ा दर्द होता है किसी भी एक बच्चे का। वो पता है वो बगल वाले का बेटा ना, उसने टॉप किया था, तुमने नहीं किया, तुम एनडीए देने जाओगे? अरे तुम तो हिंदी मीडियम हो बेटा, गांव का बच्चा हो, तुम ना ऐसे कोई भर्ती वर्ती में जाओ, तुम कहाँ से अफसर बनोगे? देखो बेटा, तुम्हें ना एमबीए करना चाहिए, अपने भाई की तरह, अपनी बहन की तरह, अपने चाचा की लड़के की तरह। तुम ये आर्मी में तुम अपना फिजिक देखो, तुम कहाँ से एनडीए जाओगे? इस तरह के तमाम कंपैरिजन आपको रोज सुनने को मिलते हैं। वो आपके माइंडसेट को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन, आई नो दैट, ये बहुत बहुत सैड सिचुएशन है, लेकिन कई बार एक बच्चे को इससे जूझना पड़ता है। एंड सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन व्हाट आई फील जो आपकी जनरेशन के पास है, वो है ये, दैट ओवर थिंकिंग एवरी सेकेंड चाइल्ड हु कम्स टू मी, हर दूसरा बच्चा जो मेरे पास आता है बात करने इंग्लिश को लेके, कि मैम इससे बच ही नहीं पा रहे हैं, लग रहा है, डर लग रहा है, अकेलापन सता रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, लोग मजाक बना देते हैं, अब की मौक में ना करने की कोशिश की और ऐसा हो गया, फिर लग रहा है ऐसा। ये जो लग रहा है, लग रहा है और लग रहा है वाला जो कांस्टेंट चलता रहता है ना, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ये आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। और ये देखो, ये इतने ही डिस्ट्रैक्शंस, इनमें से एक दो भी हो गए ना, तो भाई पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये एक जो समस्या आती है, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ये सिर्फ इंग्लिश नहीं, ये मेरे ख्याल से हर सब्जेक्ट के साथ आ सकती है, और इंग्लिश तो वैसे भी बहुत बड़ा हुआ होता है। तो आपको करना क्या चाहिए, कैसे मैनेज करना है? क्योंकि देखो, हम लोग बात सिर्फ इस पे नहीं कर रहे हैं कि समस्या क्या है, हमने ये बताया, हमें जितनी समस्याएं हमें दिखती हैं, बच्चों से हम लोगों की बातचीत रेगुलर होती है, बच्चे बताते हैं इस तरह की बहुत सी चीज़ों के बारे में, तो हम लोग उसका समाधान भी लेकर तुम्हारे लिए आए। क्योंकि रोड मैप जब हम लेके चल रहे हैं, तो हम ये नहीं कि अच्छा ये समस्या हो सकती है, ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम ही देंगे। तो यू शुड स्टडी इन स्लॉट्स। व्हेन आई से स्टडी इन स्लॉट्स, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि अगर आपने सोचा कि आज एक दिन ठीक सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे, ये एक इम्पॉसिबल स्थिति है बेटा। माइंड आपका बहुत ज़्यादा जो है ना फटीग्ड हो जाएगा, एग्जॉस्टेड हो जाएगा। उसकी जगह आपको अपने स्टडी टाइम को स्लॉट में डिवाइड करना चाहिए। ये कुछ वैसा ही है जैसे जब हम स्कूल जाते हैं, वहाँ हमारे पास एक टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल भाई 1 घंटा इंग्लिश होगा, उसके बाद मैथ्स होगा, फिर साइंस होगा, रिसेस भी होगा और गेम्स पीरियड भी होगा, मतलब सब चीज़ डिवाइडेड। अगर एक दिन, आज भाई मंडे है, आज मैथ्स होगा, सिर्फ मैथ्स 6 घंटा 8 घंटा, तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे? नहीं। हाँ, कर सकते हो, 8 घंटे भी हम लोग पढ़ाते हैं, 10 घंटे भी पढ़ाते हैं। इनफैक्ट मैथ्स का क्लास 10 घंटे से ऊपर चला एक बार में, बट ये कब होता है? ये लास्ट में। और उसको करने से पहले आपको बहुत सी चीज़ें कर लेनी है, तब वो मैथ्स क्लास में मज़ा भी आता है और समझ भी आता है, वो रिविजन के लिए। बट अभी स्टडी करना है हमें स्लॉट्स में। क्यों? क्योंकि इससे हमारा फोकस रहता है। 1 घंटे इंग्लिश करेंगे तो 1 घंटे मैथ्स करेंगे, उसके बाद हम साइंस करेंगे। इस तरह से अपने स्लॉट को दिन में जैसे भी है, जो भी आपका टाइम टेबल या शेड्यूल है घर में, ऑर्गेनाइज करिए, डिवाइड करिए।
फोन डिसिप्लिन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि आपको एयरप्लेन मोड और डीएनडी हर फोन में मिलता है, बट हम करना भूल जाते हैं। इसे करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम पढ़ने बैठे, हमने डाउनलोड वगैरह कर लिया जो हमें पढ़ना है। इवन ऑनलाइन क्लास अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, हमने ऑनलाइन किया, उतने टाइम तक हम ऑनलाइन हैं, बट हम इधर उधर फिर नहीं डिस्ट्रैक्ट हो। और फाइनली जब हमने कर लिया, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस आपको बाद में रिकॉर्डेड में भी मिलती हैं, हमने डाउनलोड एक बार कर लिया, स्टडी मटेरियल कर लिया, अब भाई साहब फ्लाइट मोड डीएनडी जो भी है ऑन है और ख़त्म। अब अगर हम पढ़ भी रहे हैं मोबाइल लेके, तो हम इधर उधर के पचड़े में नहीं पढ़ेंगे। डेडिकेटेड प्लेस या स्पेस होना चाहिए स्टडी करने के लिए। मैम हमारा तो 2 कमरे का मकान है, बस छोटा सा मकान है, कोई नहीं, उस 2 कमरे के मकान में तुम खुद अच्छा बताओ, आपके मकान में एक फिक्स प्लेस होगी ना जहाँ पे खाना बनता है, an area where you cook, an area which is used to wash, ठीक, वॉशरूम अलग होगा, कुकिंग एरिया अलग होगा, स्लीपिंग एरिया। लोग एक कमरे के मकान में रहते हैं, एक कमरा है बस, बट उसमें भी एरिया कि पूरे घर में बर्तन फैला, पूरे घर में पकाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक फिक्स एरिया होता है। अपने पढ़ने के लिए भी एक एरिया फिक्स करनी चाहिए आपको। ये वही चीज़ है। देखो, पढ़ाई पूजा के समान है, और पूजा ऐसे तो कहा जाता है भगवान सब तरफ है, कहीं भी बैठ के मन से श्रद्धा से करिए, आप कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, अपने घर में भी हम भगवान जी की कहीं ना कहीं एक जगह छोटा सा कोठरी भी है, स्थापना करते हैं, उन्हें बैठाते हैं। ये नहीं भगवान जी आज यहाँ बैठे हैं, आज वहाँ बैठे हैं, आज वहाँ बैठे, मूर्ति पूरे घर में इधर उधर नाच रही है, नहीं होता है। एक डेजिग्नेटेड डेडिकेटेड प्लेस होनी चाहिए। उसी तरह आपकी पढ़ाई पूजा समान है। एक डेडिकेटेड प्लेस या स्पेस अपने घर में बनाइए जहां आप बैठ के स्टडी करेंगे। अपनी सारी चीज़ें जब हम पढ़ने बैठें, तो पढ़ने के समय हमें अपनी सारी चीज़ें अपने आसपास रख लेनी चाहिए। सारी चीज़ें मतलब वो एसेंशियल्स जो आपकी पढ़ाई में अब काम आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कॉपी, आपकी किताब, आपका पेन, नोटबुक, ये वो जितनी भी चीज़ें आपको लगता है कि मुझे एक इरेजर यानी वो रबर जिसको कहते हो उसकी ज़रूरत है, लेके बैठिए। मुझे स्केल चाहिए, मुझे 3 प्रकार के अलग अलग कलर्स के पेन चाहिए, कीप इट एट हैंड। एट हैंड का मतलब आपको पानी, ऑब्वियसली क्योंकि पानी भी पियोगे, हाथ बढ़ाइए, आपके हाथ में आ जाए, इतना सा बस, इससे ज़्यादा मतलब आपका जो हैंड पूरा स्ट्रेच होता है उतने में, उतने पेरिफेरी में आपका सारा सामान हो। आप बैठिए, अब पढ़ाई करिए। क्यों? क्योंकि प्यास लगी, अच्छा अब जा रहे हैं फ्रिज तक, बॉटल उठाने के लिए फिर वापस आ रहे हैं, लगता है अरे वो मैम इतना बड़ा महल थोड़ी है, बस यहाँ से वहाँ तक जाना है। बेटा ये यहाँ से वहाँ तक वो जो कुछ सेकंड है, वो आपके जीवन के अमूल्य सेकंड हैं, वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए उनका सदुपयोग करिए। कीप एवरीथिंग विद इन योर रीच। Declutter study area. When I said keep essentials nearby, I meant essentials. Essentials बोले तो वो चीज़ें जो आपकी पढ़ाई के काम आएगा। नहीं, यहीं पे ना कपड़े भी रख लेते हैं, यहीं पे ना अपना टेडी बेयर भी रख लेते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा टेडी बेयर, तुम्हारा जूता चप्पल, तुम्हारा हैंडबैग काम नहीं आएगा ना पढ़ाई में, तो इन्हें क्यों रखना है? आपको वो चीज़ें रखनी है जो आपके पढ़ाई के काम का हो। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ से हटा देनी है। आपने अभी अभी कुरकुरा खाया है, कुरकुरे का पैकेट बाहर फेंक आइए तब पढ़ने बैठिए। नहीं नहीं, वहीं कुरकुरे रखा है, वहीं सैंडविच रखा है, वहीं तुम पढ़ाई करोगे, वहीं मैथ्स की बुक रखी है, ये नहीं करना चाहिए। कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की बैकग्राउंड नॉइज़ ये नहीं कि सिर्फ घर में हो रही है। कई बार आपने हाँ चलो इंग्लिश पढ़ते हैं, साथ में म्यूज़िक लगा लिया, अब भैया ईयरफोन, अब ना मम्मी पापा की आवाज़ सुनाई देगी ना कुछ, और दिखा तो रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग में तो वो ढिंचक ढिंचक गाना ही चल रहा है, दिमाग आपका नाच रहा है, तुम पढ़ रहे हो। बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती है। कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं मैम वो म्यूज़िक चलता रहता है ना तो हम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। बेटा ये कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है कि उसके बाद उसी म्यूज़िक की बदौलत तुम फेल हो जाते हो? तो आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज, एंड व्हेन आई से नॉइज, इवन दैट म्यूजिक एंड व्हाटएवर दैट यू आर लिसनिंग, वो नहीं होना चाहिए।
अपने लिए डेली टू डू लिस्ट, टाइम टेबल, आपने स्टडी स्लॉट बना रखा है, टाइम टेबल है, और अपनी एक डेली टू डू लिस्ट बनाएंगे। अब टाइम टेबल, डेली स्लॉट और डेली टू डू लिस्ट का मतलब क्या है? आपने एक टाइम टेबल सेट किया है कि हाँ भाई ये मेरा वीकली टाइम टेबल है। बहुत 700 दिन का टाइम टेबल कभी नहीं बनाना चाहिए, वीकली टाइम टेबल। डेली टू डू लिस्ट में आपने एक कॉपी पे, आप जब पढ़ने बैठे, आज मुझे इंग्लिश का ये कंप्लीट करना है, मैथ्स का ये करना है, साइंस का ये करना है, और जैसे जैसे करते जाओ उसे टिक करते जाओ। You will feel a sense of elation, भाई अलग हैप्पीनेस। ये टेक, ये टेक, ये टेक, ओ भाई काम कंप्लीट हुआ बॉस, ये होना चाहिए। तो स्टडी स्लॉट के साथ में टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलता है वो सेटिस्फैक्शन देता है, और नेक्स्ट डे वही सेटिस्फैक्शन आपको मोटिवेशन प्रदान करेगा। मल्टीटास्किंग नहीं, बिल्कुल 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 भी नहीं। कई बच्चे नहीं नहीं मैम हम मैनेज कर लेते, बेटा वही मैनेज करते करते तुम कब मिसमैनेज हो जाते हो तुम्हें खुद नहीं पता लगता है। नहीं नहीं मैम हम इंग्लिश पढ़ते हैं, उसके ठीक बाद में मैथ्स किया, उसके ठीक बाद में, आधे घंटे के अंदर कैसे कर रहे हो? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? मैम वहाँ भाई यूपीएससी 2.5 घंटे का पेपर दे रहा है तुम्हें, तुम एक साथ करे ले रहे हो। ये एक इम्पॉसिबल स्थिति है। पेपर का जो पैटर्न है उसे ही फॉलो कर लो बच्चे। माइंड प्रिपेयर्ड बिफोर स्टडिंग, पढ़ने बैठ रहे हैं उसके पहले अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए। डीक्लटर सिर्फ जगह को नहीं, इसको भी करिए। मम्मी को बता दीजिए मम्मा जो सामान मंगाना है मंगा लीजिए, मैं ले आता हूँ, मैं रख देता हूँ, अब मैं पढ़ूंगा। और बेटा ये मुझे मत बताना नहीं नहीं मम्मी फिर भी बुलाती हैं, पापा बाजार भेजते। कोई माँ बाप आपको पढ़ने से मना नहीं करते बेटा, आफ्टर ऑल तुम ही उनका भविष्य हो, तो वो अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। ये ज्ञान तो मुझे बिल्कुल मत देना, आई नो दैट वेरी वेल। बट तुम्हारा अपना जो रहता है वो क्लटर्ड मामला, क्लटर्ड प्लेस, क्लटर्ड माइंड, और क्लटर हटाने के लिए मम्मी उठाएंगी पैकेट, नहीं मम्मी नहीं उठाएंगे, आप उठाइए, रखिए और साफ सफाई के साथ एक जगह बैठ के पढ़ाई करिए। तो ये होते हैं वो एसेंशियल्स जो आपको करने चाहिए अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हो और आपको ठीक से पढ़ाई करनी है। ये कर लोगे तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब सबसे बड़ी समस्या कई बार क्या आती है कि मैम हम लोग करने की कोशिश करते हैं, 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना चला, बट उसके बाद, क्योंकि ये सारी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ों से बचना गड़बड़ होता है भाई। तो भाई कैसे मैनेज करना है? तो बच्चे इसके लिए देखिए, ये मैंने आपको एक रोड मैप एकदम क्लियर बता दिया कि अगर आपने इस तरह से किया तो आपके इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आपकी मुट्ठी में हैं। वो 200 मार्क्स, भाई बहुत बड़ा फिगर होता है, एक अकेला सब्जेक्ट 200 मार्क्स लेके बैठा है, वो कंप्लीट कर सकते हैं, हमारे बच्चे करते हैं। 40 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन कई बार बच्चा आके बताता भी, इवन ऑनलाइन का बच्चा, कि माँ इतना कर लिया, मैम ये हो गया था। लेकिन उसके लिए ये एसेंशियल है। और जहाँ पर कभी अगर ऐसा लगे कि मैम थोड़ा सा मिस आउट हो रहा है, वो उस तरह से नहीं हो पा रहा है जैसे आपने बताया, शुरू में तो हुआ लेकिन लेटर ऑन, या हो सकता है आपके वहाँ आपकी फैमिली में कुछ चीज़ें उस तरह से मैनेज नहीं हो सकती, तो उसके लिए भी बेटा ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप हमारे वहाँ ऑफलाइन आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर तुम्हारा सपना भी है NDA 1 2026 का एग्ज़ाम देना, सेना में जाने का, तो आप आराम से ये जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं उतनी और उससे भी कई ज़्यादा बेहतर आपको यहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं। आपको क्लासरूम प्रोग्राम तो मिलता ही है ऑफलाइन आने पे, वीकली मॉक टेस्ट, बस वही अभी मैंने बताया था कि हर हफ्ते होना चाहिए, हर सेगमेंट, हर टॉपिक पे वो यहाँ होगा। स्टडी मटेरियल, मैम AI नहीं करें, गूगल ना करें, किताब नहीं, तो फिर हम पढ़ें कहाँ से? यहाँ से है ना, सारा कुछ है यहाँ पर। तुम्हें फिजिकल ट्रेनिंग भी मिल रही है साथ में, क्योंकि मैंने बताया था ना, तुम इतने दुबले पतले हो, तुम इतने मोटे हो, तुम कैसे जाओगे?
हम लोग बताएंगे कैसे क्या किया जा सकता है। एंड ऑब्वियसली बहुत से बच्चे अलग शहरों के हैं तो उन्हें हॉस्टल और मेस फैसिलिटी चाहिए, वो भी अवेलेबल रहती है। एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस, भाई आपके बीबीआर पढ़ाते हैं मैथ्स, मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश। मैं यानी कामायनी, बीबीआर सर बोले तो मिस्टर मयंक द्विवेदी, द डायरेक्टर ऑफ एमजेएस एकेडमी, वो स्वयं मैथ्स पढ़ाते हैं। हमारी साइंस टीम में प्रशांत सर, विनीत सर, और हमारी एसएसटी में अश्विनी सर, सैफ सर, तुषार सर, इस तरह के बहुत से टीचर्स हैं जो आपकी यहाँ पे गाइडेंस करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। 1-on-1 मेंटोरशिप रहती है। डाउट क्लियरिंग सेशन, तो जो काम वहाँ पे आपका एआई और गूगल नहीं कर पाता है, नहीं करता है बेटा, सच्चाई ये है, वो हम लोग करेंगे। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप बोल नहीं पाते हैं, कैसे क्या करें, अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, वी विल हेल्प यू आउट। एंड ऑफ कोर्स योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है। और अगर आपको अन्य भी कोई जानकारी चाहिए तो आप गिवन नंबर्स पे आराम से कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हमारे वेबसाइट पे और बाकी भी जितने प्लेसेस हैं वहाँ पे सब जगह आपको मिलेंगी, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप कॉल करके ऑफलाइन के बारे में और भी कोई डाउट है, इवन आप इन नंबर्स पे कॉल करके टीचर्स से भी बातचीत कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि भाई यहाँ पे तो मैम दिख रही हैं और वहाँ जाएंगे तो पता नहीं कौन पढ़ाएगा। बेटा हम ही पढ़ाएंगे। यहाँ तुम्हें बीबीआर सर दिख रहे हैं तो वहाँ रियल लाइफ में भी बीबीआर सर ही पढ़ाएंगे। और अगर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके साथ थोड़ी सी समस्या होती है, आने की समस्या या कुछ फाइनेंशियल भी हो सकती है, आई डू अंडरस्टैंड, तो उस केस में आप लोग ऑनलाइन बैच में आ सकते हैं, जिसका प्राइस फ़िलहाल सिर्फ 2100 है। बट रजिस्ट्रेशन जल्दी करवा दीजिए, क्योंकि अगर सीट्स फुल हो जाती, चाहे वो ऑनलाइन की हो चाहे ऑफलाइन की, तो फिर आपको ये वाले प्राइस में चीज़ें नहीं मिलेंगी। ऑनलाइन में भी आपको डिजिटल बुक मिलेगी, जैसे ऑफलाइन में हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ भी आपके पास डिजिटल बुक होगी। बाइलिंगुअल नोट्स सिर्फ ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन में भी होता है। मॉक टेस्ट जो वहाँ जाता है सेम यहाँ भी होता है। टीचर्स एब्सोल्युटली सेम है, ऐसा कहीं हम लोगों के वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑनलाइन में कोई और पढ़ाएगा और ऑफलाइन में कोई अन्य टीचर आएगा। लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर आपको बाद में रिकॉर्डेड सेक्शन में मिल जाते हैं। तो कई बार बच्चा कहता है कि मैम हम लाइव नहीं देख पाए, कोई इशू की बात नहीं बेटा, क्योंकि रिकॉर्डेड में बाद में वही लेक्चर मिल जाएगा। डेली प्रैक्टिस पेपर यानी DPPs भी मिलेंगे, एंड मॉक तो है ही है, प्लस वीकली मॉक्स वो अलग होते हैं जब एक सेगमेंट किसी भी टीचर का कंप्लीट होता है। फ्री मेंटोरशिप ऑफ कोर्स, क्यों जैसा मैंने कहा कि हम लोग चाहे मोबाइल्स के थ्रू, चाहे वीडियो कॉल्स हो, चाहे जूम मीटिंग, हम लोग आप लोगों से जुड़े रहते हैं। तो भले ही आप बहुत दूर हैं, पता नहीं कहाँ, किसी गांव में, भारत के किसी भी कोने में, बट यू आर ऑलवेज जस्ट 1 कॉल अवे फ्रॉम अस। 24/7 डाउट AI का वहाँ पे हमारी अपनी ऐप में सेक्शन है। आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे फ्री में आपको मिल जाएगा। और इनफैक्ट आप ऐप के फ्री कंटेंट सेक्शन में जाके हमारे PDFs और स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, PYQs देख सकते हैं। हमारा कंपाइलेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा और बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो आप चाहे ऑनलाइन आना चाहें, चाहे ऑफलाइन आना चाहें, चाहे खुद प्रिपेयर करें, लेकिन जो माइंड मैप, जो चीज़ें, जो रोड मैप मैंने बताया है उसे ज़रूर ध्यान में रखें। क्योंकि बच्चे, सपना देखना बहुत अच्छी चीज़ है। कलाम साहब ने कहा भी है कि भाई सपने ज़रूर देखने चाहिए, बट सपना 2 तरीके से देखा जाता है। एक सपना होता है जो सो जाता है बच्चा और देखता रहता है, जगता है तो सपना टूट चुका है। और एक सपना जो खुली आंखों से देखता है बच्चा, और उस खुली आंखों से देखा हुआ सपना सिर्फ उसका नहीं होता है, वो उसके घर परिवार, उसके माता पिता, उसके गांव जवार का सपना होता है, और तुम्हें उस सपने को पूरा करना है। तो NDA 1 2026 के लिए क्या तुम रेडी हो? क्योंकि टीम MJS तो पूरी तरह से रेडी है। आर यू रेडी फॉर इट एस्पिरेंट? और अगर हाँ, तो लेट्स स्टार्ट आवर NDA 1 2026 जर्नी राइट फ्रॉम टुडे। जय हिंद।